नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थियों, गणित शिक्षण विधियों के अंदर हमने सारी विधियां पढ़ डाली, सारे शैक्षिक नवाचार पढ़ डाले, पाठ योजना, इकाई योजना, शैक्षिक व्यू रचना, शैक्षिक नवाचार, शिक्षण उद्देश्य, कई प्रकार की बातें हमने पढ़ी। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस मैथ के टीचिंग मेथड्स का अंतिम पड़ाव, जिसे कहा जाता है TLM सामग्री। TLM सामग्री, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। अब ये शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, तो पहले तो इन दो शब्दों को समझेंगे। ये जो शिक्षण शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, यानी कि ज्ञान लेना या ज्ञान देना। जबकि ये जो अधिगम शब्द है, इस अधिगम को अंग्रेजी में कहा जाता है लर्निंग, और लर्निंग का हिंदी अर्थ भी सीखना होता है। लेकिन हर प्रकार की चीज जो सीखी जाए वो अधिगम नहीं है, बल्कि सीखने से तात्पर्य है व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो सीखने सिखाने में या व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो भी सहायक सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? यानी कि इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो मैं आपको बताऊंगा कि साहब शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को सरल व रुचिकर बनाने हेतु प्रयुक्त सामग्री को TLM सामग्री की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सरल और रुचिकर बनाने के लिए जो भी प्रयुक्त सामग्री होती है उसे TLM सामग्री की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? TLM सामग्री की संज्ञा दी जाती है। अब ये जो सामग्री है, यानी कि जिसको हम TLM सामग्री कहते हैं, इसको मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से इसको सिर्फ 3 प्रकारों में बांटा जाता है, और वो 3 प्रकार है। नंबर 1 श्रव्य सामग्री, नंबर 2 दृश्य सामग्री, और नंबर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री। 3 प्रकार की सामग्री है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। क्लियर है? तो अब ये सामग्रियां कैसी है, किस प्रकार की होती है, इनका एक एक करके हम एग्जांपल लेंगे। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं श्रव्य सामग्रियों का।
तो अगर श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल लें तो नंबर 1 पर आता है रेडियो, नंबर 2 पर आता है ग्रामोफोन, नंबर 3 पर आता है लिंग्वाफोन और नंबर 4 पर आता है आपके टेप रिकॉर्डर। क्लियर है? ये 4 उदाहरण ही श्रव्य सामग्री के हैं जिसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा और इन चारों में से कोई एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। श्रव्य सामग्री जो होती है इसका इस्तेमाल केवल श्रव्य संप्रेषण हेतु होता है, यानी कि सामग्रियां वो हैं जो केवल हमें सुनाई जाती है, सुनने के काम आती है। तो मतलब ये हुआ कि श्रव्य सामग्री जो होती है वो श्रव्य संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती है। और दूसरा इसका इस्तेमाल बड़ी कक्षाओं हेतु किया जाता है। उन सी कक्षाओं के लिए? बड़ी कक्षाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रव्य सामग्री श्रव्य संप्रेषण में काम आती है और बड़ी कक्षाओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, अब ये जो कुछ उदाहरण है ये क्या कहना चाहते हैं? तो जो रेडियो है, रेडियो का जो आविष्कारक है वो साहब आपके मार्कोनी है। कौन सा कोनी है भैया? मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी है और एक रेडियो चैनल है जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और वो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी, जो 105 जो साहब आपके 105.4 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, रेडियो जो है ये एक श्रव्य सामग्री है, इसके आविष्कारक जो है वो मार्कोनी है। दूसरी बात, ये दूरस्थ शिक्षा के काम आती है और दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हुआ एक रेडियो चैनल काम कर रहा है जिसका नाम है ज्ञानवाणी और ये 105.4 मेगाहर्ट्ज के ऊपर सुना जाता है। तो रेडियो में तो इतनी बातें याद रह जाए। दूसरा, ग्रामोफोन जो है इसे चूड़ी का बाजा, इसे चूड़ी का बाजा या ग्रिप शेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामोफोन जो है इसके अंदर एक बड़े आकार की काले रंग की सीडी का प्रयोग होता है, बड़े आकार की काले रंग की सीडी का प्रयोग होता है और उस सीडी के प्रयोग होने के कारण ही, और उसमें जगह जगह घेरे बने होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं, इस वजह से उसे चूड़ी का बाजा भी कहा जाता है। क्लियर है? याद रह जाएगा। इसके अलावा जो लिंग्वा फोन है इसी का एक नाम सीतावाद्य भी है, जो कि ग्रेड 2 के अंदर पूछा जा चुका है। और ये जो सीतावाद्य है, लिंग्वा फोन है, इसका प्रयोग अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करने में किया जाता है। अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करने में किया जाता है और इस लिंग्वा फोन का महत्व समझते हुए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हर राज्य में, हर जिले में किसकी स्थापना करवाई गई? लिंग्वा लैब की स्थापना करवाई गई। तो ध्यान रखना, लिंग्वा फोन का ही दूसरा नाम सीतावाद्य है, जो कि अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक लिंग्वा लैब की स्थापना करवाई गई थी। अब बचा टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर के लिए एक बात ध्यान रखना, इस आप एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो 4 उदाहरण मैंने दिए और चारों के चारों आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं कि रेडियो का आविष्कारक कौन है? तो मार्कोनी। और दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हुआ जो रेडियो चैनल काम कर रहा है वह ज्ञानवाणी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 105.4 मेगाहर्ट्ज। दूसरा, ग्रामोफोन जो है इसे कहते हैं चूड़ी का बाजा, ग्रिपशेल। लिंग्वा फोन जो है इसे कहते हैं सीतावाद्य, या शुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करने के लिए काम आता है और इसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने लिंग्वा लैब की स्थापना करवाई।
और टेप रिकॉर्डर जो है इसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय की स्थापना भी करवाई गई है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, इसके बाद अपन बात कर लें दृश्य सामग्रियों की। जिसको हम विजुअल ऐड कहते हैं। इसका काम केवल या इसका इस्तेमाल केवल दृश्य संप्रेषण हेतु होता है, दिखाई देने वाला संप्रेषण। और दूसरी बात, ये छोटी कक्षा हेतु अधिक उपयोगी है। तो बड़ी कक्षाओं के लिए श्रव्य, छोटी कक्षाओं के लिए दृश्य। तो ये जो सामग्री केवल दिखाई देती है तो दृश्य संप्रेषण में, और दूसरा छोटी कक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एग्जांपल्स देखें। चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी, मानचित्र, ग्लोब, एटलस, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें। ये तो वो जनरल चीजें हैं जिनके एग्जाम में आते ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये श्रव्य है या दृश्य है। दिखाई दे रहा है दृश्य है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है, जैसे कि 10वें नंबर पर एक आता है आपके शामपट। और शामपट में कुछ बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? तो जिस प्रकार एक किसान का सबसे अच्छा मित्र, जिस प्रकार एक किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है केंचुआ, क्योंकि वो धरती को उपजाऊ बनाता है, वायवीय बनाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है ब्लैक बोर्ड। तो ध्यान रखना, ये जो ब्लैक बोर्ड है इसे कहा जाता है शिक्षक का मित्र। दूसरी बात ध्यान रखना, शिक्षक का मित्र तो कहा ही जा रहा है, इसके अलावा भी एक जुगाड़ यह है कि ये एक कक्षा शिक्षण में सबसे ज्यादा काम आने वाली उपयोगी सामग्री है। यानी एक कक्षा में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली सामग्री क्या है? शामपट है विद्यार्थी मित्रों। इसके अलावा एक टीचर को लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। यानी कि जो टीचर लिखेगा वो कितने डिग्री कोण पर लिखेगा? 45 डिग्री कोण पर लिखेगा। और सबसे पहले शामपट का प्रयोग, सबसे पहले शामपट का प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहले शामपट का प्रयोग किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। इसके अलावा जो आदर्श शामपट का रंग है वो साहब आपके मटमैला हरा माना जाता है। कैसा माना जाता है? मटमैला हरा माना जाता है। इसके अलावा आकार जो होता है शामपट का वो आयताकार और उसका डायमेंशन 16 बाई 20 इंच का माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शामपट जो है उससे पहले जितने उदाहरण आए उनको तो देखते ही पता चल जाता है कि भैया ये दृश्य सामग्रियां हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि साहब शामपट की, तो शामपट से ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि शिक्षक का मित्र है, सबसे ज़्यादा उपयोगी सामग्री है, 45 डिग्री कोण पर लेखन कार्य होना चाहिए, सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था, आदर्श शामपट का रंग मटमैला हरा है, आकार इसका आयताकार होना चाहिए और आकार शेप में 16 बाई 20 इंच का इसे होना चाहिए। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद 11वें नंबर का उदाहरण है आपके बुलेटिन बोर्ड। 12वें नंबर पर है फ्लैनल बोर्ड। 13वें नंबर पर है
डाइस्कोप, जिसको जादुई लालटेन भी कहा जाता है। 14वें नंबर पर है एपिडाइस्कोप, और ये डाइस्कोप का आधुनिक रूप माना जाता है। क्लियर है? तो बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, डाइस्कोप जो जादुई लालटेन है, एपिडाइस्कोप जिसे डाइस्कोप का आधुनिक रूप माना जाता है। इसके अलावा आपके फिल्म स्ट्रिप, जो कि साहब सेल्यूलाइड नामक पदार्थ का बना होता है, जो किसके द्वारा बना होता है? जो साहब आपके सेल्यूलाइड के द्वारा बना होता है। इसके अलावा स्लाइड, इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया, और इसके अलावा भ्रमण जो आयोजित करवाए जाते हैं। इसके अलावा मूक फिल्म, ये सारी की सारी चीजें जिसके अंतर्गत आती हैं वह है दृश्य सामग्रियां। फटाफट से उसको देख करके क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद जो आखिरी प्रकार बचता है वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। कौन सी सामग्री? श्रव्य दृश्य सामग्री। और श्रव्य दृश्य सामग्री में जो बात ध्यान रखनी वो ये है कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है इसका उपयोग श्रव्य दृश्य संप्रेषण में होता है, तथा यह छोटी व बड़ी दोनों कक्षाओं हेतु उपयोगी है। ऐसी है ये, छोटी और बड़ी दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो श्रव्य और दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य संप्रेषण में काम आती है, छोटी और बड़ी दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये बात ध्यान रह जाएगी आपको। क्लियर है? इसके बाद में अब इसके एग्जांपल्स लें। जैसे आपके हो गया टीवी, जिसको इडियट बॉक्स या मूर्खों का डिब्बा भी कहते हैं। इसके अलावा आपके आया कंप्यूटर, जिसका जनक आपके चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इसके अलावा आपके आने वाले स्मार्टफोन, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, या फिर साहब आपके इंटरनेट। इसके अलावा जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा कठपुतली खेल। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक। इसके अलावा स्वयं शिक्षक, वो खुद एक माध्यम है, लेकिन शिक्षक सामग्री नहीं है, लेकिन शिक्षक क्या माना जाता है? माध्यम माना जाता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्रियां जो होती है उनका उपयोग श्रव्य दृश्य संप्रेषण में होता है, और ये छोटी और बड़ी दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। टीवी, जिसको इडियट बॉक्स कहते हैं, मूर्खों का डिब्बा। दूसरा कंप्यूटर, जिसका जनक चार्ल्स बेबेज। तीसरा स्मार्टफोन। चौथा यूट्यूब। पांचवा इंटरनेट। छठा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सातवां कठपुतली खेल। आठवां नुक्कड़ नाटक। और नौवां शिक्षक, जो कि स्वयं एक श्रव्य दृश्य क्या माना गया है? माध्यम। 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। हर हाल में
इनमें से एक सवाल ऐसे कैसे छपा हुआ मिलेगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन सी सामग्री है, तो आपको पहचानना पड़ेगा श्रव्य, दृश्य या दोनों। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब वैसे तो सामान्य रूप से तो ये इसी का आंसर है और यहाँ से आपको क्लियर भी हो जाएगा प्रश्न, लेकिन कभी कभी एक और शब्द दे देता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी प्रकार पर आधारित। तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर ये जो आपकी सहायक सामग्रियां हैं, इन्हें दो प्रकारों में बांटते हैं। नंबर एक, प्रक्षेपित सामग्री यानी कि प्रोजेक्टिव मटेरियल्स, प्रक्षेपित सामग्री यानी कि प्रोजेक्टिव मटेरियल्स, और दूसरा अप्रक्षेपित सामग्री यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल्स। प्रोजेक्टिव मटेरियल्स और नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल्स, ये दो प्रकार की सामग्रियां होती हैं। अब ये कैसे होती है, क्या होती है, तो उनको समझो। प्रक्षेपित सामग्री वो है जिनके प्रदर्शन हेतु, डायरेक्ट कहूं तो इनके प्रदर्शन हेतु यंत्र, मशीन, उपकरण आवश्यक है। ठीक है, प्रक्षेपित सामग्री वो सामग्री है जिसके प्रदर्शन के लिए हमें हर हाल में यंत्र, मशीन और उपकरण की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम अप्रक्षेपित सामग्री की बात करें तो बिना यंत्र, मशीन और उपकरण के प्रदर्शन संभव है। क्लियर है? तो सिंपल से वे के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री में क्या अंतर है। प्रक्षेपित सामग्री जो है उसके प्रदर्शन के लिए तो हमें यंत्र, मशीन, उपकरण की हर हालत में आवश्यकता होगी, जबकि अप्रक्षेपी के लिए हमें कोई यंत्र, मशीन, उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रक्षेपी में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपके डायस्कोप, इसके अलावा एपिडायस्कोप, इसके अलावा OHP, इसके अलावा स्लाइड, इसके अलावा PPT, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसीज आदि। ये सारी की सारी चीज़ों में हमें यंत्र, मशीन और उपकरण चाहिए होते हैं। इस वजह से ये जो सामग्रियां हैं ये सब किस में आती हैं, प्रक्षेपित में। लेकिन जब हम अप्रक्षेपित की बात करेंगे तो एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होंगे, इनको डायरेक्ट हम दिखा सकते हैं। चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी, मानचित्र, ग्लोब, एटलस आदि, शामपट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी उसमें आई है उनको तो हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ जितनी भी चीज़ें आई हैं उनको हम यंत्र, मशीन, उपकरणों के द्वारा ही दिखा सकते हैं। तो ये दो बातें आप ध्यान रखना। तो प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, दो प्रकार के सहायक सामग्री, फटाफट से क्लियर करो, फिर बात करता हूँ अगले कंसेप्ट की। चलिए जी, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर आकर के आपके TLM सामग्री यानी कि सहायक सामग्री वाला कंसेप्ट होता है पूरा। अब इसके अंदर क्या विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है या नहीं रखनी है, इसकी चर्चा आपको सिर्फ इतनी ही है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि ये बताएं कि विषय वस्तु से संबंधित जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में कोई एक सामग्री आपके सामने देगा, पहचानना है कि श्रव्य है, दृश्य है या श्रव्य दृश्य दोनों। क्लियरली बात याद रह जाएगी। अब हम बात करते हैं गणित, जिसका फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अर्थ व प्रकृति। या सिर्फ मैं कहूं कि अर्थ व
परिभाषा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये गणित है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो ये सब्जेक्ट एक अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है विद्यार्थी मित्रों, एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी तुलना आप किसी और विषय से कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस विषय की ब्रॉडनेस इतनी बड़ी है कि इस विषय में जब आप अध्ययन करने बैठते हैं तो आपको एक समय पर यह एहसास होगा कि साहब ये कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट विषय है जिसका अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है और उसकी विचारधारा हमें अपने आधार पर बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो भी बात करता है उसके अंदर हमें इसकी विशेषताएं ही नज़र आती है, कमी तो इसकी कहीं नज़र आती ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम गणित के अर्थ की बात करें तो ये जो गणित शब्द है, इस गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के गण धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के गण धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना, और इसी गणित को अंग्रेजी में कहते हैं मैथ। और मैथ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा से मानी जाती है, जिसका अर्थ भी गणना करना ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि ये जो गणित है इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर रिसोर्स हम देखते हैं तो रिसोर्स सिर्फ यही नज़र आता है कि ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा के अंदर तो गण धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, गणना करना, और अंग्रेजी में जिसको हम मैथमेटिक्स या मैथ्स कहते हैं इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा, जिसका अर्थ भी क्या है, गणना करना। यानी इससे क्लियर होता है कि जिस विषय के अंतर्गत गणना कार्यों की प्रधानता होती है उसे गणित विषय की संज्ञा दी जाती है, उसे गणित विषय की संज्ञा दी जाती है। तो ये पहला कंसेप्ट तो क्लियर कि गणित का अर्थ क्या है। लेकिन जब तक 2-5 आदमी आकर के कुछ कहेंगे नहीं तब तक हमें विश्वास कैसे होगा। तो फटाफट इसे क्लियर करें, फिर मैं बात करूंगा इसकी कुछ परिभाषाओं की जो बार बार एग्जाम्स में आती हैं। फटाफट क्लियर करें इसको। चलिए जी, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेंगे हॉब्स के अनुसार। और हॉब्स क्या कहता है तो सुनो कि गणित एक पत्थर के समान विषय है। गणित क्या है, एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार एक पत्थर पर औजार को घिसकर उसे तीव्र बनाया जाता है, उसी प्रकार गणित विषय बालक के मानसिक शक्तियों को तीव्र करता है। इस परिभाषा को देखो कितनी अच्छी परिभाषा है कि गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार एक पत्थर पर औजार को घिस करके उसे तीव्र बनाया जाता है, उसी प्रकार गणित विषय को के द्वारा भी मानसिक शक्तियों को तीव्र किया जाता है। तो बहुत ही गजब और लाजवाब इसकी जो परिभाषा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस परिभाषा को याद करने का एक ही तरीका है और वही ये शब्द पत्थर।
जहां पर भी जिस परिभाषा में पत्थर शब्द आएगा, जहां पर भी जिस परिभाषा में पत्थर शब्द आएगा वो परिभाषा हर हाल में एक ही प्राणी की होगी और वो कौन होगा? हॉब्स। दूसरी परिभाषा देखते हैं। गैलीलियो के अनुसार, और गैलीलियो क्या कहता है तो ध्यान दें कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। परिभाषा को समझो। गैलीलियो कहता है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब इस परिभाषा को याद करने का एक ही जरिया है, ये दो शब्द आपको याद रखने पड़ेगा, परमेश्वर और ब्रह्मांड। जहां पर भी परमेश्वर, ईश्वर या ब्रह्मांड की बातें होंगी वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? गैलीलियो। तो दो परिभाषा क्लियर हो गई। जहां पत्थर बताया जा रहा होगा वहां हॉब्स होगा, और जहां ब्रह्मांड या परमेश्वर की बातें होंगी वहां कौन होगा? गैलीलियो। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, तीसरी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। नेपोलियन के अनुसार, अब नेपोलियन एक तानाशाही शासक रह चुका है, ये आप जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन क्या कहना चाहता है कि नेपोलियन एक शिक्षा शास्त्री भी हम मान सकते हैं। तो ये कहते हैं कि गणित विषय की उन्नति में ही समाज व सभी की उन्नति है। क्लियर है? तो गणित विषय की उन्नति में समाज और सभी की उन्नति, मतलब ये गणित विषय के अंदर समाज की उन्नति को और सभी की उन्नति को निहित बता रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जिस परिभाषा में उन्नति शब्द आ रहा हो, प्रोग्रेस अगर कहीं पर हो रही हो, तो परिभाषा किसकी हो जाएगी? नेपोलियन की परिभाषा मान ली जाएगी। क्लियर है ना? इसके अलावा हॉगवैन के अनुसार, और हॉगवैन क्या कहता है कि गणित समाज और सभ्यता का दर्पण है। परिभाषा को समझो। गणित विषय जो है यह समाज और सभ्यता का दर्पण है। बहुत आसान परिभाषा है, इसमें सिर्फ एक शब्द आपको याद रखना है, दर्पण, यानी कि मिरर। जहां पर भी जिस डेफिनेशन में दर्पण शब्द का प्रयोग होगा वो किसकी परिभाषा हो जाएगी? हॉगवैन की परिभाषा मान ली जाएगी। इसके अलावा वेदांग ज्योतिष के अनुसार, वेदांग ज्योतिष क्या कहता है तो सुने कि जिस प्रकार एक सर्प के मस्तिष्क पर, एक सर्प के सिर पर मणि का स्थान होता है, मणि का स्थान होता है, उसी प्रकार संपूर्ण विषयों में गणित का स्थान है। उसी प्रकार संपूर्ण विषयों में गणित का स्थान है। तो इसमें आपको दो शब्द याद रखने हैं, मणि और सर्प। जहां पर भी जिस परिभाषा में मणि और सर्प की बातें होती हुई नजर आ जाएगी वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? वेदांग ज्योतिष के अनुसार हो जाएगी। तो तीन परिभाषा और हमने देखी, जहां उन्नति वहां नेपोलियन, जहां दर्पण वहां हॉगवैन, जहां सर्प और मणि वहां पर वेदांग ज्योतिष। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगली परिभाषा है
प्लेटो के अनुसार। और प्लेटो क्या कहता, तो सुनो, प्लेटो कहता है कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करके, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करके सोई हुई आत्मा व चेतना को जागृत करती है। सोई हुई आत्मा और चेतना को जागृत करती है। तो इसमें दो शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आत्मा और चेतना। जिस भी परिभाषा में आत्मा और चेतना को जगाने की बातें हो रही होगी, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? वो परिभाषा अपनी हो जाएगी साहब प्लेटो महोदय की हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा बेल के अनुसार, और बेल के अनुसार क्या है कि गणित विषय विज्ञान का नौकर है। गणित विषय विज्ञान विषय का क्या है? नौकर। मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। इसका मतलब आपको इस परिभाषा में याद रखना है नौकर। जहां पर भी नौकर शब्द आएगा वहां पर किसकी परिभाषा मान ली जाएगी? बेल की परिभाषा मान ली जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा रोजर बैकन के अनुसार, रोजर बैकन कहते हैं कि गणित विषय सभी, यानी कि गणित सब्जेक्ट को इसने बहुत ही ब्रॉड बताते हुए कहा है कि गणित विषय सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित विषय सभी विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार और कुंजी है। अब इस परिभाषा में याद क्या रखना है? तो इसमें हमें दो शब्द याद रखने हैं, सिंह द्वार और कुंजी। तो तीन परिभाषा हमने और देखी, जहां आत्मा चेतना की बात वहां प्लेटो, जहां नौकर शब्द प्रयोग किया तो बेल, और जहां सिंह द्वार और कुंजी बताया गया वहां रोजर बैकन। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगली परिभाषा है ईटन के अनुसार। ईटन कहता है कि गणित एक तार्किक विषय है, अर्थात परिकल्पना, निर्माण व सत्य बोलने की क्षमता विकसित करता है। क्लियर है? तो गणित क्या है? एक तार्किक यानी कि लॉजिकल सब्जेक्ट है, और ये परिकल्पना, निर्माण और सत्य बोलने की क्षमता को पैदा करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा दो शब्दों को, एक तो परिकल्पना और दूसरा सत्य बोलने की क्षमता। जहां पर भी परिकल्पना और सत्य बोलने की बातें होंगी वहां कौन हो जाएगा? ईटन हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा मार्शल स्टोन के अनुसार, मार्शल स्टोन कहता है कि अमूर्त विषय वस्तु को मूर्त रूप या मूर्त स्वरूप प्रदान करने का कार्य, यानी कि अमूर्त विषय वस्तु है कोई, उसे मूर्त रूप में लाने वाला गणित है। अमूर्त विषय वस्तु को मूर्त स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया गणित है, ठीक है। तो जहां पर अमूर्त और मूर्त ये दोनों शब्द आ जाएं, जहां पर अमूर्त और मूर्त बातें हो रही हो वहां परिभाषा किसकी हो जाएगी? मार्शल स्टोन की परिभाषा मान ली जाएगी।
ठीक है ना। इसके अलावा आखिरी परिभाषा, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक कहता है, ये वही जॉन लॉक है जो मनोविज्ञान में भी कथन देता है कि जब एक बालक का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज, एक कोरी पट्टी और एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टेबुलर ऐसा। ठीक है, तो जॉन लॉक क्या कहना चाहता है? जॉन लॉक ये कहना चाहता है विद्यार्थी मित्रों कि साहब गणित विषय एक ऐसा मार्ग है, गणित विषय एक ऐसा मार्ग है जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क और चिंतन की क्षमता विकसित करता है। जो विद्यार्थियों के मन में या मस्तिष्क में तर्क और चिंतन की क्षमता विकसित करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्र। तो यहां पर आकर के ये बात पता चले कि हमें दो बातें ध्यान रखनी है। जहां पर भी मस्तिष्कीय तर्क और चिंतन की बातें होंगी वहां कौन हो जाएगा? जॉन लॉक। तो फिर से हमने तीन परिभाषा देखी कि जहां परिकल्पना सत्य वहां ईटन, जहां अमूर्त मूर्त की बात वहां मार्शल स्टोन, और जहां तर्क और चिंतन की बात करता है तो कौन होगा? जॉन लॉक। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, अगले पेज पर। चलिए जी, अब हम देखते हैं गणित विषय की प्रकृति। किसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? तो कई प्रकार के पॉइंट्स अब आपको पता चलते जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट तो यही है कि गणित एक सार्वभौमिक विषय है। गणित क्या है? ये एक सार्वभौमिक विषय है। क्या है? सार्वभौमिक विषय है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसके अलावा गणित एक अंतरराष्ट्रीय विषय है। मतलब मैथ जो है एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट तो है ही, इसके अलावा एक ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी माना जाता है। इसके अलावा गणित एक तार्किक विषय है क्योंकि इसमें परिमाण, परिमाप तथा दिशाओं का मान तथा दिशा मापन किया जाता है। क्लियर है? तो गणित एक लॉजिकल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें परिमाण का, इससे परिमाप का और इससे दिशाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंतर्गत नियम, सिद्धांत, सूत्र, तथ्य इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है? तो इसमें नियम भी आते हैं, सिद्धांत भी आते हैं, सूत्र भी आते हैं, तथ्य आते हैं, इत्यादि सबका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कई प्रकार की बातें पता चली प्रकृति में कि जैसे कि सार्वभौमिक विषय है, अंतरराष्ट्रीय विषय है, लॉजिकल सब्जेक्ट है क्योंकि परिमाण, परिमाप, दिशा इत्यादि का मापन होता है। इसमें नियम, सिद्धांत, सूत्र, तथ्य इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके अलावा गणित
एक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विषय माना जाता है, माना जाता है। यानी जो गणित है ना, एक सुव्यवस्थित है और बिल्कुल सीक्वेंस में जुड़ा हुआ विषय है। इसमें जो भी आंकड़े आते हैं बिल्कुल सुव्यवस्थित होते हैं और क्रमबद्ध रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा गणित विषय के नियम, तथ्य, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर समान व निश्चित होते हैं। मतलब जो भी नियम, तथ्य, सूत्र, सिद्धांत गणित के अंदर लागू होते हैं वो सभी जगह एक जैसे पाए जाते हैं। इसके अलावा गणित एक व्यवहारिक विषय है तथा इसका संबंध प्राणी के दैनिक जीवन के साथ होता है। प्राणी के दैनिक जीवन के साथ होता है, मतलब व्यवहारिक सब्जेक्ट है और इसका प्राणी के दैनिक जीवन के अंदर काफी यूज होता है। ठीक है, तो काफी बातें पता चली कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विषय है, नियम, तथ्य, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर समान होते हैं, व्यवहारिक विषय है, संबंध इसका दैनिक जीवन के साथ होता है। फटाफट से क्लियर करो, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए जी, गणित एक अमूर्त विषय है। क्लियर है? कैसा सब्जेक्ट माना जाता है? अमूर्त विषय है। इसमें परिकल्पना छुपी हुई होती है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। इसके अलावा यह एक व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी विषय है। यह एक व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी विषय है, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ने वाला विषय इसको माना गया है। क्लियर है? इसके अलावा गणित की अपनी एक भाषा होती है, मतलब जो गणित के अंदर लैंग्वेज यूज की जाती है वो भी अपनी एक स्पेशलाइजेशन दिखाती है। क्लियर है? इसके अलावा गणित की भाषा सांकेतिक, यानी कि गणित हम क्या करते हैं? संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो सांकेतिक, सुपरिभाषित तथा स्पष्ट होती है। यानी गणित एक अमूर्त सब्जेक्ट है, ये एक व्यवहारिक और जीवन उपयोगी विषय है। इसकी अपनी एक भाषा होती है और इसकी भाषा सांकेतिक, सुपरिभाषित और स्पष्ट होती है। तो ये है गणित की प्रकृति। तो हमने गणित का अर्थ देख लिया, गणित की परिभाषा देख ली और गणित की प्रकृति पढ़ ली। फटाफट से इसे क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगला कंसेप्ट है गणित का महत्व। गणित का महत्व, तो भाई गणित को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? तो इसके अगर हम इंपॉर्टेंस का अध्ययन करें तो जो चीजें हमें पता चलने वाली है वो कुछ इस प्रकार की निकल करके आएगी। जैसे कि साहब जो गणित विषय है उसकी अपनी एक नेचर है, अपनी एक विशेषता है, तो ये सारी इसके अंतर्गत आपको पता चलने वाली है। तो सबसे पहले यह
एक व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी विषय है। कैसा विषय है ये? जीवन उपयोगी और व्यवहारिक विषय। सीधी सी बात है, दैनिक जीवन से संबंधित विषय है ये। क्लियर है? इसके अलावा गणित विषय के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है, मतलब मेंटल एबिलिटीज हमारी डेवलप हो जाती है इसके अंदर, तो बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा यह अमूर्त चिंतन तथा परिकल्पना निर्माण की क्षमता, परिकल्पना निर्माण की क्षमता विकसित करता है, विकसित करता है। मतलब इस सब्जेक्ट से आप में चिंतन करने की और परिकल्पना निर्माण करने की क्षमता क्या होती है? विकसित हो जाती है विद्यार्थी मित्रों। इसके अलावा यह बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा बालक में आत्मविश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करती। क्लियर है? तो ये बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है और बालक में आत्मविश्वास की भावना को पैदा करती है। बहुत ही जबरदस्त मतलब ये सब्जेक्ट है। तो एक व्यवहारिक भी है, जीवन उपयोगी विषय भी है। इस विषय के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, अमूर्त चिंतन परिकल्पना निर्माण की क्षमता विकसित होती है, आत्मनिर्भर बनाती है, बालक में आत्मविश्वास की भावना पैदा करती है। फटाफट क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, यह बालकों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है। मतलब कल्चरल वैल्यूज को डेवलप करती है विद्यार्थियों के अंदर। इसके अलावा यह बालकों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करती है। मतलब बच्चों के अंदर ये कहीं ना कहीं कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, यानी कहीं ना कहीं अपने पैरों पर बच्चा खड़ा हो जाए, ऐसी क्षमता का विकास ये विधि या ये विषय करता है। इसके अलावा गणित विषय का उपयोग अवकाश समय या रिक्त समय का सदुपयोग करने हेतु किया जा सकता है। क्लियर है? यानी इस विषय का उपयोग अपन खाली समय का इस्तेमाल करने के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, इसके बाद अपन बात करते हैं गणित की भाषा। अब गणित की भाषा, इट इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ये जो गणित विषय है, इसकी भाषा
चित्रात्मक होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के चित्रों का इस विषय के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी भाषा सांकेतिक होती है, मतलब सिंबल्स का, संकेतों का इस विधि में, इस विषय में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी भाषा सार्वभौमिक होती है, मतलब इसकी लैंग्वेज, जो भी इसका कंटेंट आता है वो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारे इंडिया देश में, पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इसकी भाषा गुप्त या कूट रूप में होती है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, कोड फिक्स होते हैं इसकी भाषा, मतलब हिडन तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसकी भाषा अंकीय व शाब्दिक होती है। इसकी भाषा कैसी होती है? अंकीय और शाब्दिक, मतलब अंकों का प्रयोग होता है और शब्दों का प्रयोग इस विषय के अंदर किया जाता है। इसके अलावा गणित की भाषा तार्किक होती है। गणित की भाषा कैसी होती है? तार्किक, यानी लॉजिकल वैल्यूज दिखाती है। इसके अलावा इसकी भाषा क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित होती है, मतलब इसकी भाषा में आपको सीक्वेंस और व्यवस्थित रूप नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंसी इसके अंदर नजर आ ही जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में एक भीषण और इंपॉर्टेंट विषय नजर आता है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अब हम ये कह सकते हैं कि गणित विषय की शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने गणित का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं और इसकी भाषा से संबंधित बातें की। हमने इसके अलावा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की बात की, हमने शिक्षण उद्देश्यों की बात की, हमने इसके अलावा शिक्षण व्यू रचनाओं की बात की, हमने इसके अलावा शैक्षिक नवाचारों की बात की। इसके अलावा हमने 8 प्रकार की शिक्षण विधियों की बात की। उसके बाद में हमने TLM सामग्रियां क्या होती है उसकी चर्चा की। तो इन सभी बातों से, इन सभी पहलुओं से अब हम ये कह सकते हैं कि गणित विषय की शिक्षण विधियों के जो 8 से 10 सवाल आने वाले हैं वो निश्चित रूप में अब हमारे बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि इसकी परफेक्ट तैयारी अब हम लोगों ने कर ली है। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहें। सोनी एजुकेशन का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी इसी प्रकार की आवश्यकताओं को और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। इसमें आप भी सहभागी बने और इसे और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि गणित विषय की शिक्षण विधियां यहाँ पर होती हुई समाप्त। तो ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।